स्वागत। आज हम वायुमंडल की दो बहुत ही अहम और दिलचस्प चीजों की गहराई में उतर रहे हैं। एक तो है एयर मास, मतलब हवा के ये विशालकाय पिंड, और दूसरे हैं फ्रंट्स, वो जगह जहां ये पिंड कह सकते हैं टकराते हैं। नमस्कार। हाँ, और हमारे पास इस पर कुछ प्रेजेंटेशन नोट्स भी हैं जिनमें इनकी मुख्य बातें, परिभाषाएं, ये सब हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन क्या है? इन नोट्स के जरिए ये समझना कि भाई ये एयर मास और फ्रंट्स असल में हैं क्या, बनते कैसे हैं, और सबसे जरूरी हमारे रोजमर्रा के मौसम पर इनका क्या असर पड़ता है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। हाँ, ये जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये दोनों चीजें आप देखें तो मौसम विज्ञान की एकदम बुनियाद है। इन्हें समझने से ना सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ता है, बल्कि हमें अपने आसपास रोज जो मौसम बदलता है ना, उसकी वजह भी पता चलती है। एक तरह से रोज की पहेली सुलझाने जैसा है ये। बहुत बड़ा लगभग एक जैसा पिंड होता है। मतलब आप सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में इसका तापमान और नमी करीब करीब एक समान, और आकार ये इतने बड़े हो सकते हैं कि किसी महाद्वीप का बड़ा हिस्सा ढक ले। और इनकी मोटाई जमीन से लेकर ऊपर क्षोभ मंडल तक, वाकई में जैसे हवा के महासागर। बिल्कुल सही कहा आपने। और इनके कैरेक्टर को समझने के लिए दो चीजें सबसे अहम हैं। एक तो तापमान और दूसरी नमी। और इसी आधार पे मोटे तौर पर इन्हें बांटा जाता है। जैसे अगर कोई एयर मास अपनी नीचे की जमीन या पानी की सतह से ठंडा है तो उसे कोल्ड एयर मास कहते हैं। अच्छा। और अगर वो सतह से गर्म है तो वार्म एयर मास। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये ठंडा या गर्म होना रिलेटिव है, मतलब नीचे की सतह की तुलना में। ऐसा नहीं कि कोल्ड एयर मास हमेशा बर्फीला ही होगा। अच्छा, मतलब तुलनात्मक है ये। ठीक है, तो ये बनते कहाँ हैं? नोट्स में एक शब्द है स्रोत क्षेत्र या सोर्स रीजन्स। तो ये वो बड़े इलाके हैं जहां ये एयर मास पैदा होते हैं और अपना खास तापमान और नमी वो गुण हासिल करते हैं। कह सकते हैं ये इनका घर है। हाँ, बिल्कुल, एक तरह से जन्म स्थान। और एक अच्छे स्रोत क्षेत्र की खासियत क्या होनी चाहिए? नोट्स के मुताबिक वो इलाका बहुत बड़ा और समरूप, मतलब होमोजीनियस होना चाहिए, ताकि हवा एक जैसी बनी रहे। और दूसरी बात, वहां हवा का बहाव धीमा हो, ताकि हवा को काफी टाइम मिले वहां टिककर उस जगह के गुण, यानी वहां का तापमान और नमी अच्छी तरह अपनाने का। जैसे कोई मेहमान देर तक रुककर वहां के तौर तरीके सीख लेता है, कुछ वैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और यही एक दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये कि स्रोत क्षेत्र का प्रकार ही तय करता है कि एयर मास कैसा होगा। क्या वो किसी महाद्वीप के ऊपर बना है तो सूखा होगा, मतलब कॉन्टिनेंटल, या महासागर के ऊपर तो नम होगा, मैरीटाइम। अच्छा। और क्या वो ध्रुवीय इलाके से है तो ठंडा, पोलर या आर्कटिक, या फिर उष्णकटिबंधीय इलाके से तो गर्म, ट्रॉपिकल। नोट्स में कुछ उदाहरण भी दिए हैं इनके, जैसे एम्प्टी, मैरीटाइम, ट्रॉपिकल। हाँ, यानी समुद्र से आया गरम और नम एयर मास, या फिर सीपी, कॉन्टिनेंटल पोलर, मतलब जमीन से आया ठंडा और सूखा। हर एक का अपना अलग मिजाज होता है। हमें हर एक की बारीकी में जाने की जरूरत नहीं अभी, पर यह समझना अहम है कि उनका मूल स्थान और लैटिट्यूड ही उनकी पहचान बनाता है। और यही पहचान फिर आगे मौसम पर असर डालती है ना, जब ये अपनी जगह से चलते हैं। बिल्कुल, जब ये एयर मास अपने स्रोत क्षेत्र से चलकर दूसरी जगहों पर पहुंचते हैं तो वहां के मौसम और जलवायु पर गहरा असर डालते हैं। हाँ, यहीं से बात और रोचक हो जाती है। नोट्स में कुछ उदाहरण हैं कि ये असर कैसे डालते हैं, और ये समझना जरूरी है क्योंकि यही हमारे मौसम के उतार चढ़ाव की असली वजह बनता है। जैसे नोट्स बताते हैं कि जब कोई गर्म नम एयर मास किसी ठंडी सतह के ऊपर से गुजरता है, चाहे वो ठंडी जमीन हो या पानी, तो क्या होता है? नीचे की हवा ठंडी होकर भारी हो जाती है और ऊपर उठना बंद कर देती है। इससे हवा स्थिर, मतलब स्टेबल हो जाती है। हाँ, और ऐसी स्टेबल हवा में अक्सर निचली परत में बादल या घना कोहरा छा सकता है। नोट्स में फॉग का जिक्र है। सही। और सर्दियों में ऐसा कोहरा तो कई बार हफ्तों तक बना रहता है, जिससे यातायात वगैरह पर कितना असर पड़ता है। बिल्कुल। और इसके उलट सोचिए, जब कोई ठंडा एयर मास गर्म सतह के ऊपर आता है, तब नीचे की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और तेजी से ऊपर उठती है। इससे हवा अस्थिर, अनस्टेबल हो जाती है। और इसी अस्थिरता से कहानी आगे बढ़ती है। जब ये गर्म नम हवा ऊपर उठती है तो ठंडी होती है, और उसमें जो नमी है वो कंडेंस होकर बादल बनाती है। अच्छा। नोट्स के अनुसार यही प्रक्रिया कपासी मेघ यानी क्यूमुलस क्लाउड्स और बारिश की संभावना पैदा करती है।
तो एयर मास का सफर सिर्फ तापमान या नमी का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि ये मौसम बनाने वाली घटनाओं की शुरुआत भी करता है। ये तो हुई एयर मास की बात। विशाल, अपने गुणों वाले हवा के पिंड। लेकिन ये अकेले नहीं चलते। वायुमंडल में अक्सर अलग अलग तरह के एयर मास का आमना सामना होता है, और जब दो अलग अलग गुणों वाले, खासकर तापमान में अलग, एयर मास मिलते हैं तो उनके बीच जो सीमा बनती है उसे ही फ्रंट कहते हैं। हाँ, फ्रंट, हवा की दुनिया में एक तरह की सरहद या कह लीजिए टकराव का मोर्चा। और इस फ्रंट के बनने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस। ये वायुमंडल की सबसे डायनामिक प्रक्रियाओं में से एक है। फ्रंट बनने के लिए, जैसा प्रेजेंटेशन में बताया गया है, दो मुख्य शर्तें हैं। पहली तो ये कि मिलने वाले दोनों एयर मास के तापमान में अच्छा खासा अंतर होना चाहिए, एक ठंडा एक गर्म। बिल्कुल, सीमा जितनी साफ होगी फ्रंट उतना ही मजबूत बनेगा। और दूसरी शर्त ये है कि ये दोनों एयर मास एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हों, मतलब उनमें कन्वर्जेंस हो रहा हो। अगर वे समानांतर चल रहे हैं या दूर जा रहे हैं तो फ्रंट नहीं बनेगा या फिर कमजोर पड़ जाएगा। हाँ, और अगर हम इसे बड़े स्केल पर देखें तो फ्रंटोजेनेसिस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये सबसे ज्यादा होता है मध्य अक्षांशों में, मिड लैटिट्यूड्स में। अच्छा, क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां ध्रुवों से आने वाली ठंडी भारी हवा और भूमध्य रेखा के पास से आने वाली गर्म हल्की हवा का टकराव होता है। ये एक तरह का नेचुरल मीटिंग ग्राउंड है। समझ गया। नोट्स ये भी बताते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान फ्रंट ज्यादा सक्रिय और मजबूत होते हैं। सर्दियों में क्यों बोला? क्योंकि सर्दियों में आर्कटिक हवा और उष्ण कटिबंधीय हवा के बीच तापमान का अंतर सबसे ज्यादा होता है, और यही अंतर फ्रंट बनने के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा करता है। अच्छा, तो जैसे एयर मास के प्रकार थे वैसे ही फ्रंट्स के भी प्रकार होते हैं, और ये जानना जरूरी है क्योंकि हर तरह का फ्रंट अपने साथ एक अलग किस्म का मौसम लेकर आता है ना। बिल्कुल। नोट्स में 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं: स्टेशनरी, कोल्ड, वार्म और ऑक्लूडेड। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्टेशनरी फ्रंट, जैसा नाम से ही लग रहा है, स्थिर। हाँ, ये तब बनता है जब कोई कोल्ड या वार्म फ्रंट आगे बढ़ना बंद कर दे, रुक जाए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों तरफ के एयर मास का दबाव लगभग बराबर हो जाता है। कोई भी दूसरे को धकेल नहीं पाता, वो एक दूसरे के सामने आकर बस अटक जाते हैं। एक तरह का गतिरोध। सही कहा। और ये स्थिति कई दिनों तक बनी रह सकती है। इस फ्रंट के आर पार हवा की दिशा और तापमान में अक्सर अंतर होता है। नोट्स के मुताबिक मौसम आमतौर पर बादल वाला रहता है और हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, खासकर अगर वार्म एयर मास वाला हिस्सा नम हो। लेकिन ये कोई नाटकीय बदलाव नहीं लाता। नहीं, ज्यादातर नहीं, बल्कि एक सुस्त धुंधला सा मौसम दे सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमेशा स्थिर नहीं रहता। हवा के पैटर्न बदलने पर यह फिर से कोल्ड या वार्म फ्रंट बनकर चल सकता है, या फिर धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म भी हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई स्थिर सीमा की बात। लेकिन तब क्या होता है जब एक एयर मास दूसरे पर हावी हो जाता है? यहीं पर मेरे ख्याल से कोल्ड फ्रंट आता है। बिल्कुल, और कोल्ड फ्रंट एकदम अलग कहानी है। अक्सर ज्यादा नाटकीय मौसम लाते हैं ये कब बनता है? ये तब बनता है जब ठंडा सघन एयर मास तेजी से गर्म एयर मास वाले इलाके में घुसपैठ करता है। या वो सापेक्षिक वाली बात फिर से आ गई, ठंडी हवा गर्म हवा से ज्यादा सघन मतलब भारी होती है। हाँ, तो वो एक पच्चर या वेज की तरह गर्म हवा के नीचे घुसती है और उसे जबरदस्ती तेजी से ऊपर की ओर धकेलती है। प्रेजेंटेशन में भी इस प्रक्रिया के जोरदार होने पर जोर दिया गया है। और जब गर्म नम हवा इतनी तेजी से ऊपर उठती है तो फिर बादल बनते होंगे। हाँ, और कैसे बादल? ऊंचे घने बादल, खासकर कपासी वर्षी मेघ, क्यूमुलोनिम्बस, जिन्हें हम गरज वाले बादलों के रूप में जानते हैं। और नतीजा तेज गरज के साथ बौछारें, आंधी, थंडरस्टॉर्म्स। कोल्ड फ्रंट का असर साफ दिखता है और तेजी से महसूस होता है। जैसे कि बाप रे, काफी कुछ एक साथ। हाँ, और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है, जैसा नोट्स भी इशारा करते हैं। मौसम में ऐसे अचानक और तीव्र बदलावों का पूर्वानुमान लगाना और उनके लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। सोचिए, विमानन या खेती या बाहर काम करने वालों के लिए ये कितना मायने रखता है। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन ये भी बताता है कि कोल्ड फ्रंट के गुजर जाने के बाद क्या होता है। हाँ, क्या होता है? आमतौर पर बारिश रुक जाती है,
हवा ठंडी और सूखी महसूस होती है और आसमान साफ होने लगता है। एक तरह से तूफान के बाद की शांति, लेकिन ठंडी वाली शांति। और ये बदलाव अक्सर कुछ ही घंटों में हो जाता है। इसीलिए मौसम पूर्वानुमानों में कोल्ड फ्रंट का गुजरना एक बड़ी घटना मानी जाती है। कोल्ड फ्रंट के बाद आता है वार्म फ्रंट। ये स्थिति उलट है। यहाँ गर्म एयर मास ठंडे एयर मास वाले क्षेत्र में आगे बढ़ता है। हाँ, और चूंकि गर्म हवा हल्की होती है, वो ठंडी भारी हवा के ऊपर धीरे धीरे फिसलती या चढ़ती है। ये चढ़ाई कोल्ड फ्रंट की तुलना में ज्यादा धीमी और कम ढलान वाली होती है। अच्छा, तो मौसम भी अलग तरह का होता होगा। बिल्कुल। नोट्स में कोल्ड फ्रंट जितना विस्तार नहीं है, पर प्रक्रिया विपरीत है। इससे भी बादल बनते हैं और बारिश होती है, लेकिन ये बारिश अक्सर हल्की और लंबे समय तक चलने वाली होती है। बादल भी परतदार स्ट्रैटिफॉर्म किस्म के होते हैं। मौसम धीरे धीरे बदलता है, कोल्ड फ्रंट की तरह अचानक नहीं। समझ गया। और चौथा प्रकार, ओक्लूडेड फ्रंट। ओक्लूडेड का मतलब है बंद या अलग थलग पड़ जाना। नोट्स इसे थोड़ा जटिल और असामान्य बताते हैं। हाँ, ये तब बनता है जब मौसम प्रणाली, जैसे कोई चक्रवात, काफी विकसित हो चुकी होती है। स्थिति कुछ यूं बनती है कि एक तेज चलने वाला कोल्ड फ्रंट अपने आगे चल रहे धीमे वार्म फ्रंट को पीछे से पकड़ लेता है, मतलब ओवरटेक कर लेता है। अच्छा। और गर्म हवा को जमीन से पूरी तरह ऊपर उठा देता है। नोट्स में इसका बहुत ज्यादा विवरण नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोल्ड और वार्म फ्रंट का इस तरह मिलन होता है तो मौसम बहुत पेचीदा हो जाता होगा। शायद दोनों तरह के फ्रंट की मिलीजुली खासियतें देखने को मिलती होंगी, जैसे शुरुआत में वार्म फ्रंट जैसी हल्की बारिश और फिर कोल्ड फ्रंट जैसा तेज तूफान। ये अक्सर बड़े तूफानों के जीवन चक्र का हिस्सा होता है। तो ये थे 4 मुख्य प्रकार के फ्रंट, हर एक का अपना तरीका, अपना मौसम। बिल्कुल। और जैसे फ्रंट बनते हैं, फ्रंटोजेनेसिस, वैसे ही वे खत्म भी होते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं फ्रंटोलिसिस। फ्रंटोलिसिस मतलब फ्रंट का कमजोर पड़ना और गायब हो जाना। हाँ, बिल्कुल। ये कब होता है? प्रेजेंटेशन 2 मुख्य कारण बताता है इसके। पहला तो ये कि जब दोनों तरफ के एयर मास के बीच तापमान का फर्क खत्म होने लगे। अगर हवा मिक्स हो जाए या दोनों का तापमान एक जैसा हो जाए तो वो सीमा ही धुंधली पड़ जाती है। ठीक है। और दूसरा अगर हवा का बहाव बदलने लगे और वो एयर मास को एक दूसरे से दूर ले जाने लगे, मतलब डाइवर्जेंस होने लगे, तो भी फ्रंट टूट जाता है। तो फ्रंट कोई स्थायी चीज नहीं है। ये बनते हैं, चलते हैं, मौसम बदलते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये वायुमंडल में बनने वाली, चलने वाली, मौसम बदलने वाली और फिर खत्म हो जाने वाली गतिशील सीमाएं हैं। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने आज के प्रेजेंटेशन नोट से समझा कि एयर मास हवा के विशाल पिंड है जो अपने जन्मस्थान से तापमान और नमी लेकर सफर करते हैं। सही। और फ्रंट्स वो गतिशील मोर्चे हैं जहां ये अलग अलग एयर मास टकराते हैं। और इन्हीं फ्रंट्स के बनने, चलने और खत्म होने से ही मौसम के अलग अलग रूप सामने आते हैं। कभी स्टेशनरी फ्रंट की तरह स्थिर बादल, तो कभी कोल्ड फ्रंट की तरह अचानक आने वाले तेज तूफान और तापमान में गिरावट। बिल्कुल। ये जानकारी मायने क्यों रखती है? क्योंकि ये हमें रोजमर्रा के मौसम के बदलावों को समझने का आधार देती है। हाँ, मौसम के पूर्वानुमानों में जब हम सुनते हैं कि कोल्ड फ्रंट आ रहा है या वार्म फ्रंट आ रहा है, हाँ, तो इस जानकारी से हम समझ सकते हैं कि हमें किस तरह के मौसम की उम्मीद करनी चाहिए। ये हमें अपने आसपास के वायुमंडल के चाल को समझने में मदद करता है। सही कहा। मौसम के पूर्वानुमानों में एक कोल्ड फ्रंट पश्चिम से आ रहा है या एक स्टेशनरी फ्रंट इलाके पर बना हुआ है जैसी बातें महज शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कोल्ड फ्रंट का मतलब है तेज हवा, बारिश और ठंडक की तैयारी। स्टेशनरी फ्रंट का मतलब है शायद कई दिनों तक बादल और हल्की बूंदाबांदी। तो ये जानना सिर्फ अकादमिक रुचि की बात नहीं है। अरे नहीं, ये व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी है। चाहे हमें अपनी यात्रा की योजना बनानी हो, किसानों को अपनी फसल बचानी हो, या बस ये तय करना हो कि बाहर जाते समय गर्म कपड़े पहनने हैं या नहीं। इन फ्रंट्स को समझना हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ये मौसम साक्षरता, वेदर लिटरेसी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। नोट्स बताते हैं कि फ्रंट मध्य अक्षांशों में आम है, जहां अलग अलग हवाएं मिलती हैं। लेकिन क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि स्थानीय भौगोलिक स्थितियां जैसे ऊंचे पहाड़ या बड़ी झीलें या समुद्र तट,
ये इन बड़े पैमाने की घटनाओं एयर मास और फ्रंट्स को कैसे प्रभावित करते होंगे? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। पहाड़ हवा को ऊपर उठने पर मजबूर कर सकते हैं, जिससे शायद फ्रंट का असर और तेज हो जाए। हो सकता है। और बड़ी झीलें हवा में नमी डालकर एयर मास का चरित्र बदल सकती हैं। बिल्कुल। इन स्थानीय कारकों और बड़े पैमाने की वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के बीच का इंटरैक्शन कैसे काम करता होगा, ये अपने आप में एक और गहरी पड़ताल का विषय हो सकता है। सही कहा। खैर, हमने आज एयर मास और फ्रंट्स पर आधारित प्रेजेंटेशन नोट से सब जाना। सुनने के लिए धन्यवाद।